तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एक मिनी मॉक। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। A and B enter a partnership with A's initial investment being 3 times of B's initial investment. A और B एक पार्टनरशिप में जाते हैं जिसमें A का इनिशियल इन्वेस्टमेंट B के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। ठीक है। After 6 months, A withdraws half of his investment and B invests an additional sum which is equal to 1/6 of A's original investment. ठीक है। At the end of the year, if the difference between the profit of A and B is rupees 8,000, what is the profit of B? शुरुआत में A और B का जो इन्वेस्टमेंट है, A का 3 टाइम्स है, A B का 3 टाइम्स है, और 6 महीने के बाद क्या होता है कि A अपने इन्वेस्टमेंट का आधा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है और B 6 महीने के बाद जितना A का इन्वेस्टमेंट पहले था उसका 1/6 इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। तो अगर 1 साल के एंड में देखें तो A और B के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 8,000 के बराबर है। तो B का प्रॉफिट कितना होगा? तो क्वेश्चन के हिसाब से A और B जो स्टार्टिंग में है, A का इन्वेस्टमेंट B के इन्वेस्टमेंट से 3 गुना है, तो हम कह सकते हैं कि 3:1 में है इनिशियली शुरुआत में। लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा कि A अपना आधा इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेता है और B A के 1/6 के इन्वेस्टमेंट के बराबर अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता है। क्योंकि A का हाफ इन्वेस्टमेंट या 1/6 इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना A के वैल्यू को 6 में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लिख सकते हैं 6:2 कि A रेशियो B, मतलब A का इन्वेस्टमेंट और B का इन्वेस्टमेंट इनिशियली किसका क्या था, 6:2 में था। ठीक है। और अगर उसके बाद हम देखें A और B का इन्वेस्टमेंट, अगर हम यहाँ से लिखते हैं A/B, तो A के पास 6 यूनिट है जो 6 महीने तक वो इन्वेस्ट करता है और B के पास 2 यूनिट है जो वो 6 महीने तक इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अगले 6 महीने में B अपना आधा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, तो वो 6 के बाद उसके पास कितना बचेगा, सिर्फ 3 यूनिट। उस 3 यूनिट को अगले 6 महीने के लिए यूज करेगा। और B क्या करता है, 1/6 ऑफ ए, 6 के पास कितना था, 6 यूनिट था, उसका 1/6 मतलब 1 यूनिट और इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो B के पास कितना है, 3 यूनिट है, उसे अगले 6 महीने तक वो यूज करेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें 1 साल का, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 3 + 6 रेशियो, और यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो 2 + 3, तो यहाँ का 6 और यहाँ का 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 9:5। अगर हम देखें तो हमारे पास A और B का जो इन्वेस्टमेंट है एट द एंड ऑफ ईयर, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस में होगा, 9:5। ठीक है। अगर इस दोनों के बीच का गैप देखें, A और B के प्रॉफिट का गैप देखते हैं, तो 9 और 5 के बीच में 4 यूनिट का गैप है, यही इस दोनों के बीच में गैप होगा। क्वेश्चन इसी 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 8,000, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 होगा। ठीक है। हमें निकालना है प्रॉफिट ऑफ B, जो कि B कितना है, 5 यूनिट के बराबर है। B कितना है, 5 यूनिट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑफ B कितना होगा, 5 × 2,000 दैट इज इक्वल टू 10,000। ठीक है। तो आंसर हो गया सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट पे बेस्ड है। Below pie chart shows the percentage distribution of articles S1, S2 and S3 sold by 5 shopkeepers। ठीक है, 5 शॉपकीपर्स हैं जो आर्टिकल्स बेचते हैं, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने कितने आर्टिकल्स को बेच रहे हैं आउट ऑफ 100%। और जो आर्टिकल्स बेचा जा रहा है वो S1, S2 और S3 है, ये 3 तरह के आर्टिकल्स बेचे जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय 5 शॉपकीपर इज 18,000। टोटल आर्टिकल्स हमारे पास कितना है, 18,000। ठीक है। और इसमें से U का जो शेयर है वो 20% है, Y 15% है, T 24% है, R 16% है और E 25% है। ठीक है। तो U टोटल 20% बेचता है। U जो 20% बेच रहा है वो आर्टिकल्स S1, S2 और S3 होंगे। तो इस टेबल में रेशियो दिया हुआ है कि S1, S2 और S3 आर्टिकल्स के बीच में रेशियो जो U, Y, T, R, E बेच रहा है, U बेच रहा है 2:1:1 में S1, S2 और S3 का, इस तरह से। तो चूंकि हमें परसेंटेज पता है U कितना बेच रहा है और उसमें से कितने रेशियो में S1, S2, S3 बेच रहा है,
तो हम ये जान सकते हैं कि S1 S2 S3 का परसेंटेज कितना है आउट ऑफ द टोटल। ठीक है, अगर हम यहाँ S1 लिख दें यहाँ पर S2 लिख दें और यहाँ पे S3 लिख दें, अगर U को यहाँ से देखें तो वो 2:1:1 2+1+1 दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट के बराबर वो बेच रहा है। ठीक है, और यही 4 यूनिट की वैल्यू बस यहाँ पे 20% है, तो हम है ना 20%, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50%, सॉरी 5%। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5%, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि S1 की वैल्यू क्या, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10%। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5% और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5%। हमने क्या किया, इस टेबल में हमारे पास जो टोटल हम जो सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है, शॉपकीपर्स जो बेच रहे हैं, उनका रेशियो दे रखा है 2:1:1, S1 S2 और S3 आर्टिकल्स ही बेच रहे हैं, और तीनों का रेशियो दे रखा है यू के लिए, यू जो बेचेगा S1 वो 2 यूनिट में है, S2 1 यूनिट में और S3 1 यूनिट में है। और परसेंटेज में हमें पता है कि टोटल 20% ही यू बेचता है, इसका मतलब ये जो तीनों का ऐड होगा 2+1+1, ये जो 4 यूनिट है वो 20% के इक्विवेलेंट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20%, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5%, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू जो S1 को रिप्रेजेंट करती है वो हो जाएगी 10%, 1 यूनिट की वैल्यू 5%, फिर 1 यूनिट की वैल्यू 5%, इस तरह से हम सबका निकाल सकते हैं। वाई को अगर हम चेक करें तो हमारे पास कितना है 5, 6 और 4, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 15 यूनिट, और ये 15 यूनिट किसके बराबर है 15% के, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट 1% के बराबर है, तो यह ये 5 यूनिट जो S1 का वो हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 6 यूनिट 6% और ये हो जाएगा 4%। ठीक है, इस तरह से अगर टी का देखें तो हमारे पास है 4 + 3 + 5, ये कितना है टोटल 12 यूनिट है। ठीक है, ये 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 24%, तुम यहाँ से देख रहे हैं 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2%, तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 × 4 8%, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6% और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10% होगी। ठीक है, इस तरह से अगर आर का हम निकाले तो 3 + 3 + ये हमारे पास 8 यूनिट है, और यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60%, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 16% है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2%, तो यहाँ से 2% की वैल्यू कितनी होगी 4%, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6%, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6%। अगर हम ई को देखें तो ये हमारे पास है 2 + 2 + 1 दैट इज 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25%, इसका मतलब है अगर ये 5 यूनिट 25% के इक्विवेलेंट है तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 5%, अगर 1 यूनिट 5% के बराबर है तो 2 यूनिट 10% हो जाएगी, ये 1 यूनिट 5% हो जाएगी और ये 2 यूनिट 10% हो जाएगी। इस डीआई से हमने ये समझा कि अगर हमारे पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस परसेंटेज में से कितना S1 S2 रह गया वो रेशियो में हमें दे रखा है, तो हमने क्या किया S1 कितना है आउट ऑफ द टोटल, S2 कितना है, S3 कितना है, आउट ऑफ द टोटल परसेंटेज सबके निकाल दिए। अब हमारे पास सबके परसेंटेज अवेलेबल है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स S1 सोल्ड बाय शॉपकीपर U एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स S2 सोल्ड बाय शॉपकीपर E। ठीक है, S1 शॉपकीपर U ने कितना बेचा है और S2 आर्टिकल E ने कितना बेचा है। U ने S1 कितना बेचा है, अगर हम U का देखें तो U ने S1 कितना बेचा है 10% बेचा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 10%, S ने S1 आर्टिकल सोल्ड बाय यूज 10% और S2 आर्टिकल E ने कितना बेचा है, अगर हम S2 आर्टिकल्स देखें तो E ने जो S2 आर्टिकल्स बेचा है वो कितना है 10% है। है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The number of articles S2 sold by shopkeeper Y and U together is what percentage the number of articles S3 sold by shopkeeper R and T together। ठीक है,
अगर हम S2 आर्टिकल्स देखें जो Y और U ने मिलकर सेल किया, S2 articles by Y and U together, that is equal to 11%. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11%. Is what percent of the number of articles S3 sold by shopkeeper R and T together? S3 आर्टिकल R और T ने जो बेचे, S3 आर्टिकल R और T ने जो बेचे, that is equal to 16%. ठीक है, ये कितने हैं 16%. तो क्वेश्चन है कि ये 16% का कितना परसेंटेज है 11%, तो हम इसे लिख सकते हैं 11/16. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो 10% होता है 1.6 और इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आता है 11.2, तो कहीं ना कहीं ये 70% की इक्विवेलेंट बनेगा इसका आंसर. लेकिन अगर ये 70% के आसपास अगर देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है 68.75. ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. The number of articles S1 and S3 sold by shopkeeper T is what percentage more or less than the number of articles S1 and S3 sold by shopkeeper U? The number of articles S1 S3 T के द्वारा जो S1 S3 है हमें वो निकालना होगा. T है यहाँ और इसका S1 S3 कितना है 8% और 10%, that is equal to 18%. हमारे पास पहले वाले की वैल्यू है 18%. और द नंबर ऑफ आर्टिकल्स S1 S3 by U, S1 S3 by U, S1 S3 by U, here is the S1, here is the S2 by U, that is 10 plus 5 15%. ये हमारे पास है 15%. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना परसेंट ज़्यादा या कम है इन कंपेरिजन टू दिस वन. ठीक है, तो हम देख रहे हैं 3 यूनिट ज़्यादा है आउट ऑफ 15. इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का, तो ये 3 यूनिट ज़्यादा है आउट ऑफ 15, तो हम कह सकते हैं ये 1/5 के इक्विवेलेंट है. 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन है मिक्सचर से रिलेटेड. द वेसल कंटेन्स 60 लीटर ऑफ प्योर हनी. ठीक है, एक वेसल से जिसमें 60 लीटर प्योर हनी है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हनी को हम बाहर निकाल देते हैं, उसके जगह हम शुगर सिरप ऐड कर देते हैं. ठीक है, पहले क्या था हमारे पास जो मिक्सचर था उसमें 60 लीटर का, हमारे पास उसमें 60 लीटर प्योर हनी था, है ना. उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट इस प्योर हनी में से बाहर निकाल देते हैं और उसमें हम शुगर सिरप ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, एक बात इस क्वेश्चन में पहले हम समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चंस जो मिक्सचर्स के होते हैं उसमें हमारे पास एक बात क्लियर होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू हो, मिक्सचर हो, ठीक है, अगर कोई मिक्सचर है, मान लेते हैं ये y लीटर का, ठीक है, अगर इसका रेशियो A रेशियो B में है मिक्सचर का, ठीक, अगर इसमें से हम कुछ अमाउंट बाहर निकालते हैं, मान लेते हैं x लीटर हम बाहर निकालते हैं, तो जो अमाउंट हम बाहर निकालें, जो अमाउंट छोटा सा हम बाहर निकाले हैं, उसका रेशियो भी क्या होगा A रेशियो B होगा. और जो अमाउंट बच गया हमारे पास रह गया, रिमेनिंग है, जो अमाउंट बच गया रिमेनिंग, वो भी जो हमारे पास होगा, अगर मान लेते हैं y माइनस एक्स लीटर है, वो भी A रेशियो B में ही होगा. तो हमने क्या समझा कि अगर कोई मिक्सचर है, अगर कोई मिक्सचर A रेशियो B में पहले से है और उसमें से अगर हम कुछ भी निकालते हैं उस मिक्सचर में से, जो भी क्वांटिटी का हम निकाल ले, उसके अंदर भी रेशियो A रेशियो B ही रहेगा, और जो बच जाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बचेगा, वो भी A रेशियो B में ही रहेगा. तो कभी भी मिक्सचर में से अगर कुछ हम बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाले गए सब्सटेंस का भी रेशियो A रेशियो B होता है सॉल्यूशन का, और जो रिमेनिंग रह जाता है उसका भी रेशियो क्या होता है A रेशियो B होता है. उस रेशियो में कोई फर्क नहीं आता है जब तक कि हम उसमें कुछ नया एडिशन ना करें. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि शुरू में पहले 60 लीटर है जो कि प्योर हनी है, उस हनी में से कुछ पार्ट को हम निकालते हैं, उसके जगह शुगर सिरप ऐड कर देते हैं, तो हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही ऐड कर दे रहे हैं, तो अभी भी 60 लीटर ही होगा. और अब हमारे पास जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, हनी का और शुगर सिरप का हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. और क्वेश्चन ये है, सम अमाउंट ऑफ हनी इज रिमूव्ड
and replaced by sugar syrup. If the ratio of honey and sugar syrup in the new mixture is 5:7, अब ये जो नया मिक्सचर यहाँ बना, जब हनी निकाल के और शुगर सिरप ऐड किए तो रेशियो कितना है हमारे पास 5:7। अच्छा एक बात बताइए, अब जो भी हमारे पास रेशियो रहा, अगर इसमें से हम कुछ निकालते हैं, कुछ ऐड नहीं करते, इसके बाद भी इस मिक्सचर का रेशियो कितना रहेगा? 5:7 ही रहेगा, है ना। अगर इसमें से अगर हम कुछ मिक्सचर निकाल भी रहे तो बचे हुए मिक्सचर का रेशियो कितना होगा? 5:7। और जो निकालेंगे उसका भी रेशियो क्या रहेगा? 5:7, हनी और शुगर सिरप का उसमें। ये क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। If 24 liter of mixture of honey and sugar syrup is removed, अगर हनी और शुगर सिरप का जो ये मिक्सचर है उसमें से 24 लीटर अगर हम हटा देंगे, ठीक है, और फिर 24 लीटर शुगर सिरप ऐड करेंगे, तो जब हटाएंगे तब तक तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब हम ऐड कर देंगे तो एडिशन करने के बाद रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा नया रेशियो क्या होगा? शुगर हनी का और शुगर सिरप का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अगर हम कुछ भी सिरप में से सोल्यूशन में से निकालते हैं, मिक्सचर में से निकालते हैं, तो हमारा रेशियो में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कुछ ऐड कर देंगे तो हमारे रेशियो में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब देखिए हम यहाँ से कितना बाहर निकाल लिए थे, तो हम निकाल रहे थे इस क्वेश्चन के हिसाब से 24 लीटर हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। अगर इसमें से हम 24 लीटर माइनस कर दें तो जो अगला सॉल्यूशन बचेगा, जो मिक्सचर है हनी और शुगर सिरप का, वो कितना रह जाता है? 26 लीटर होगा, सॉरी 36 लीटर होगा, क्योंकि 60 में से 24 जा चुका है। और वो किस रेशियो में होगा? हम कह सकते हैं कि ये 5:7 में होगा, 5 पार्ट हनी का और 7 पार्ट इसका। तो 5 + 7 12 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं 36। अगर ये 12 यूनिट की वैल्यू 36 है तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस जगह हम ये कह सकते हैं, ये जो हनी है और ये जो शुगर सिरप है, तो 5 की अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 यूनिट, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 यूनिट, ठीक है। मतलब 15 लीटर हमारे पास हनी है, 21 लीटर शुगर सिरप है। तब जब हम 60 लीटर में से 24 लीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो 5:7 में ही बचेगा, तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं हनी कितना और शुगर सिरप कितना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस क्वेश्चन में 21 लीटर में अगर हम 24 लीटर ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? शुगर सिरप ऐड कर दें, तो हम शुगर सिरप में जब 24 लीटर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा? 25 लीटर। तो नया जो शुगर सिरप का क्वांटिटी होगा दैट इज 25, और हनी का क्वांटिटी हमारे पास कितना है? 15। तो अब नया रेशियो क्या हो गया? सॉरी, ये हो जाएगा 45। तो नया रेशियो क्या होगा? हम यहाँ से देख सकते हैं नया रेशियो ये 15 के 3 टाइम्स है, तो नया रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 1:3 हनी और शुगर के बीच में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1:3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मिक्सचर का, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतन इन्वेस्टेड 8,000 एज 40% ऑफ इट इन स्कीम ए एंड रिमेनिंग इन स्कीम बी फॉर 2 years. Scheme A offers compound interest at 7.5% rate of interest, whereas Scheme B offers compound interest at 2.5% rate of interest. If the interest is compounded annually on both schemes, find the total amount earned by Ratan from both the schemes together. ठीक है, रतन जो है 8,000 को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है। स्कीम ए में कर रहा है 40% अमाउंट, जो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे है 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। स्कीम बी में वो कितना करेगा? फिर 60% अमाउंट करेगा, ठीक है, जो 2.5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, ठीक है। तो फाइनली 2 साल के बाद रतन ने कितना अर्न किया इन्वेस्टमेंट के बाद? तो हमारे पास कितना है यहाँ पर अमाउंट? 8,000 है। अगर स्कीम ए में हम देखें तो हम कह सकते हैं 40% दैट इज इक्वल टू 3200 है, अगर ए की बात करूँ। और बी में अगर हम देखें तो कह सकते हैं हमारे पास 4800 है, जो कि 60% होगा। स्कीम ए को 7.5% पे लगाई गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इसका 10% हमें दिख रहा है 320। अगर हमारे पास 10% 320 है तो हमें 7.5% चाहिए, 2.5% चाहिए, तो ये 2.5% की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर हम 10% में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। और हमें 7.5% चाहिए तो फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240। अगर हम 10% निकाल ले तो वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने 2.5%, फिर वहाँ से 7.5%, ठीक है। इतना क्लियर है?
तो अगर हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन में, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ए में 7.5%, 10% अगर 320 है तो 2.5% कितना होगा इसका 80, 1/4, और 7.5% हो जाएगा 80 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 240। तो पहले साल लगेगा हमारा 2%, 240, नेक्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट लगेगा 240, और इस 240 का भी लगेगा 7.5%। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि 10% अगर 24 है तो 146, 6 18, तो यहाँ इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा 18 होगा। ठीक है, इंटरेस्ट 18 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2.5% पे ही है, तो इसका 2.5% कितना होगा, 10% 480 है तो इसका 1/4 120, इसका ये अगले साल 120, और इसका 10% 12 है तो इसका 1/4 3, ये यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर इसके इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं 240 प्लस 240 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 400, दैट इज इक्वल टू 498। ठीक है, और अगर यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 120 प्लस 3 जो 2 साल में है दैट इज इक्वल टू 243, 243, तो ये हो जाएगा यहाँ से 741। अगर 741 हमारा इंटरेस्ट है 2 साल के बाद, तो हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद जो अमाउंट होगा वो 8000 प्लस 741 होगा, दैट इज इक्वल टू 8741। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा राइट ई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Train P and Q run at a speed in the ratio 6:7 respectively. Train P and train Q traveling in opposite directions cross each other in 18 seconds. ठीक है, ट्रेन P और Q का स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:7। ठीक है, और P और Q एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और 18 सेकेंड में आप एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। If train Q takes 8 seconds to pass a pole, find the time for train P to cross train Q when the train Q is stationary. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ट्रेन पी को कितना टाइम लगेगा ट्रेन क्यू को क्रॉस करने में जब ट्रेन क्यू रुकी हुई है, स्टेशनरी है। ठीक है, अच्छा एक बात समझते पहले, जब भी दो कोई ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही हो, हमेशा जो दोनों ट्रेन का लेंथ होगा हमें उतना डिस्टेंस कवर करना होता है। जब भी याद रखना है कि जब भी क्रॉस करना हो एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को, हमेशा जो दोनों ट्रेन का लेंथ होगा, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन P प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन Q, इतना डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। क्योंकि एक बात और समझना है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। रिलेटिव स्पीड का ये मतलब होता है कि जब कोई ट्रेन रुकी हुई है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा स्पीड कितना है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, हाँ, कि अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है तो आपको स्पीड ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऐड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जब अगर कोई ट्रेन रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कितना है, जैसे मान लेते हैं ये अगर 4 मीटर पर सेकेंड है और ये मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मुझे इसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट। तो जिसका भी रिलेटिव निकालना होता है हमें, रिलेटिव स्पीड अगर इस ट्रेन ए में निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि जब बी रुका होगा तो ए की स्पीड कितनी होगी। अच्छा आप एक बात सोचिए, अगर बी का डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके अपोजिट अगर 4 मीटर पर सेकेंड हम डायरेक्शन में ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रुक जाएगा। इसका मतलब नेट हमें इधर की ओर एक ऐड करना पड़ेगा, है ना, एक। इसलिए अगर इसके रेस्पेक्ट ए के रेस्पेक्ट में देखें तो 4 मीटर पर सेकेंड हमें एक्चुअल में इधर की ओर ऐड करना होगा। इसलिए जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो ए के रेस्पेक्ट में दोनों अब सेम डायरेक्शन में, तो हम ये अगर इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड था, इसका 4 है, तो एक्चुअल में ए को क्या रियलाइज होता है कि 9 मीटर पर सेकेंड से हम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इस पर हम जब पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझेंगे क्यों माइनस होता है अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों सेम डायरेक्शन में होने पे एडिशन हो जाता है। ठीक है, अभी इतना फिलहाल समझ ले, जितना हमने समझा कि अगर अपोजिट में हो तो हमारा रिलेटिव स्पीड में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पीछे सवाल पे। ठीक है,
और एक बात और, जब भी हम क्रॉस कर रहे होते हैं तो जो हमारा लेंथ होगा दोनों ट्रेन का उतने डिस्टेंस हमें कवर करना है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, क्वेश्चन को देखें, तो हमारे पास P है और Q है, जिसके स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:7। हम कह सकते हैं हमारे पास स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:7, और कह रहे टाइम कितना लग रहा है हमें एक दूसरे को क्रॉस करने में, डेट इज 18 सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं तो कह सकते हैं 7+6, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं 13 यूनिट इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम रेशियो में ही रहने दिए 13 यूनिट। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, लेंथ ऑफ ट्रेन P प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन Q, क्योंकि आपने इतनी डिस्टेंस कवर की होंगी क्रॉस करने के लिए, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड है 13 और टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, हमारे पास करीब इतना मीटर जो है हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ दोनों ट्रेन होगा। ठीक है, अगर हमें ये जानना है कि P कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा ट्रेन Q को, तो जब P क्रॉस करेगा ट्रेन Q को तो उसको इतने ही डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, और चूंकि Q रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो P सिर्फ अपने स्पीड से ही क्रॉस करेगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर P that is equal to 234/6। अगर इसको डिवाइड करें तो आता है 39 सेकेंड। ठीक है, हम समझ गए इस चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय शॉपकीपर इज 25% व्हेन ही सोल्ड एन आइटम एट X। ठीक है, जब वो किसी आइटम को X रुपए में बेच रहा है तो उस पर प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 25%। ठीक है, एंड व्हेन ही सोल्ड इट एट X - 4 फॉर इट, जब वो पैसा 448 कम कर देता है, देन द लॉस परसेंट इनकर्ड इज 10%, तब उसे 10% का लॉस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जब वो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये समझना है, अब सोचिए पहले, बहुत इजी पर अब समझ लेंगे तो, अगर ये 100 यूनिट हम सीपी यहाँ लेके चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो इसे 125 पे बेचना होगा, और जब हम कहते हैं कि हमें 10% लॉस पे जाना है तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं 90 रुपीज़ से बेचना पड़ेगा। जब हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कितना 125 यूनिट, और जब लॉस से बेच रहे हैं तो 90 यूनिट पे। एक्चुअली इस टाइम में गैप कितना हुआ, अब 125 से कितना पीछे आएंगे ताकि 90 पे आ जाए, तो आप कहेंगे इधर से 25 इधर से 10, तो कहीं ना कहीं 35 यूनिट अगर हम यहाँ से पीछे आए तो हमें 10% का लॉस हो जाएगा। क्या क्वेश्चन भी यही कह रहा है ना, कि अगर हम 25% के प्रॉफिट पे इसको बेचें जो कि X है, अगर हम 448 रुपीज़ पीछे आते हैं, ठीक है, तो हमें 10% का लॉस होता है, मतलब यहाँ पहुँच जाते हैं। इसमें जो 35 यूनिट हमारा गैप है वही 448 रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 35 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 448। हमें निकालना कितना है कि 20% प्रॉफिट पे हम कितने में बेचेंगे। 20% प्रॉफिट मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब है कि हम 120 यूनिट में बेचेंगे। ठीक, अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 यूनिट और ये, ठीक है, क्योंकि हमें 120 यूनिट चाहिए क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो हम ये दोनों साइड अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा यहाँ से 120 यूनिट, डेट इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे 6 आएगा, और 6 ऑप्शन में अगर देखें तो सिर्फ एक जगह पे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यही इसका आंसर है। ठीक है, और हम कैलकुलेट भी कर लेंगे तो आएगा 1536। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Initially, a bag contains cookies of two flavors chocolate and vanilla in the ratio 12:13। ठीक है, शुरुआत में जो बैग में कुकीज है वो दो फ्लेवर्स के हैं, चॉकलेट और वैनिला। ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है हमारे पास 12:13। इफ 18 chocolates cookies and 8 vanilla cookies were distributed among children, अगर 18 चॉकलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स्ट्रा और 8 वेनिला कुकीज, ठीक है, तो जो रेशियो होगा अब कितना हो जाता है, 15:28। ठीक है, पहले 12:13 था, लेकिन 18 चॉकलेट्स और 8 वेनिला कुकीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
इस कारण से हमारे पास नया रेशियो बन जाता है 15:28। तो नंबर ऑफ चॉकलेट और कुकीज पहले कितने थे? तो अगर पहले हम रेशियो देखें तो हमारे पास कितना था चॉकलेट का और वैनिला का। तो रेशियो था हमारे पास 12:13। ठीक। और हम देख रहे हैं बाद में जो हमारा रेशियो हो रहा है दैट इज 15:22। तब हो रहा है जब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कितना 18 चॉकलेट्स और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ में 8 वेनिला कुकीज और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने का प्रोसेस है कि हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले क्वांटिटी को इधर और इधर करेंगे। अगर हम इधर करते हैं तो ये 12 टू 24 264 आएगा। ठीक। और यहाँ जो है 15 इंटू 13 195 आएगा। तो हम एक्चुअल में कितना देख रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है 69 यूनिट का। ठीक है। हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट आई दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों के बीच में, तो 18 इंटू 22 कितना होगा 18 इंटू 26 396 और 15 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू -120। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 276। तो हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन से कि 69 यूनिट की जो वैल्यू है वो 276 है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 4 होगी। ठीक है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो ऊपर हमारे पास इनिशियली कितना था 12 यूनिट कुकीज चॉकलेट था। नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें निकालना है, इनिशियली कितना था, तो 12 इंटू 4 डेट कम्स आउट टू बी 48 और आंसर हो जाएगा 48। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने का मेथड शायद जब हम रेशियो प्रोपोर्शन क्लासेस करेंगे तो इसमें डीपली समझेंगे कि कैसे हम ये प्रोसेस लगाते हैं जब कुछ ऐड करने पे हमारा रेशियो चेंज होता है या सब्ट्रैक्ट करने पे रेशियो चेंज होता है, तो कैसे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स read by 3 persons A, B, C is 88. If the number of books read by A is 40% less than the number of books read by B, and the number of books read by B is 25% less than the number of books read by C, then what is the number of books read by A? एक्चुअली हमें A, B, C के पास टोटल 88 बुक्स है और A और B के बीच में हमें रिलेशन दे रखा है और B और C के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो क्यों ना हम A, B, C तीनों का रेशियो निकाल लें। हमें जब भी रेशियो निकालना होता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A, B, C। ठीक है। A और B के बीच में देखा है कि A is 40% लेस देन B। 40% इज इक्वल टू हाउ मच 2/5। तो B से ये 2 कम है। अगर B हमारे पास 5 है तो हम कह सकते हैं ये 2 कम है तो 3 यूनिट होगा। और यहाँ जो हमारे पास है हम उसी को यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है। B और C में ये रिलेशन है कि B 25% लेस है C के, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो अगर B हमारे पास 25% लेस है, इसका मतलब अगर यहाँ 4 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा। तो हम इसे यहाँ भी 3 लिख देते हैं। ठीक। और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 3 इंटू 3 9, 5 3 15, 5 4 20। ये रेशियो हो गया A रेशियो B रेशियो C के बीच में। ठीक है। अगर हम यहाँ से टोटल देखें तो 20 + 15 + 9 डेट कम्स आउट टू बी 44। तो हमारे पास जो टोटल बुक्स है डेट इज 44 यूनिट और क्वेश्चन में इसी टोटल बुक्स की वैल्यू दे रखा है 88 की। टोटल बुक्स तो 88 है तो हम कह सकते हैं 44 यूनिट की वैल्यू 88 है। ठीक। 44 यूनिट की वैल्यू 88 है तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो हमें निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स read by A। तो A ने 9 यूनिट बुक पढ़ा है, मतलब 9 इंटू 2 इट कम्स आउट टू बी 18 इज द आंसर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कीम इज R% एनुअल। ठीक है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है R% एनुअल। R की वैल्यू क्या होगी। Aman invested certain amount in that scheme and receives total 6300 after 3 years। ठीक है। देखो रेट जो है हमेशा प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में निकलता है। रेट इज एक्चुअली नथिंग कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट होगा, दैट इज द रेट। तो हमें प्रिंसिपल होगा तो ही हम पता कर सकते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना परसेंटेज रेट है ना। तो प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है किसी ना किसी तरीके से। क्वेश्चन में कुछ रेशियो हो, परसेंटेज हो, हिंट हो जो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में आ सके। तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अमन इन्वेस्ट करता है सर्टेन अमाउंट और वो 6300 पाता है आफ्टर 3 इयर्स। तो ये तो अमाउंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। यहाँ प्रिंसिपल का कुछ
नहीं दिख रहा, प्रिंसिपल कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट 1 से तो हम नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट 2 की ओर देखते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम आफ्टर 4 years बिकम 3/5 ऑफ द इन्वेस्ट अमाउंट। हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 4 साल के बाद कितना हो जाता है, 3/5 ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। अगर हम 5 यूनिट इन्वेस्ट किए थे तो हमारा इंटरेस्ट 3 यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, अगर हमने इतना प्रिंसिपल था तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3 यूनिट 4 साल के बाद। तो हम ये बात कह सकते हैं कि परसेंटेज के टर्म में कि हाँ ये 60% हो जा रहा है इंटरेस्ट 4 साल में, तो 1 साल में कितना होगा, 15%। और 1 साल में जितना हमारा इंटरेस्ट होता है वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श सोल्ड अ टॉय टू हिज फ्रेंड। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं। आदर्श उसने टॉय बेचा और अब प्रॉफिट कितना हुआ ये निकालना। द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। सेलिंग प्राइस 20% अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो इससे हमें रेशियो निकल सकता है, बट एक्चुअल अमाउंट कितना वो नहीं निकल सकता है ना। 20% अधिक है, मतलब अगर हम मान लेते हैं अगर 5 बेच रहे हैं तो 6, सीपी और एसपी के बीच का रेशियो हमें दे रखा है, एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता। ठीक है, सेकेंड में कह रहा है कि आदर्श ऑफर्ड 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। ठीक है, इफ ही डिड नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट ही विल अर्न 35% प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि अगर हम 10% का डिस्काउंट नहीं देते, ठीक है, मार्क प्राइस पे, अच्छा 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम 10% का नहीं देते तो हमें 35% प्रॉफिट होता, मतलब हम कोई डिस्काउंट ना दे तो हमें 35% का प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम 100 रुपीज़ का है तो 35% प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, मतलब है कि उसको 135 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, 100 ले रहे हैं तो ये 135, ये हमारा मार्क प्राइस है। अगर इसमें हम डिस्काउंट दे दें 10% का क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम 13.5 यूनिट का देंगे, तो हम बेचेंगे कितने में, 121.5 में। इसका मतलब है हमें 21.5% का प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 2। लेकिन यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन ये नहीं जान सकते कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से नहीं निकाल सकते हैं कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चंस नंबर सीरीज के वो देख लेते हैं, ये लास्ट 2 ही 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 200 और 31 हम जब नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि ऐड हो रहा है, क्या नंबर बढ़ रहा है। तो अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम सोच सकते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो डिवीजन होगा या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रहा है तो क्या प्राइम नंबर हो रहा है, क्या कोई स्क्वायर का डिफरेंस है या कोई क्यूब का डिफरेंस है, ऐसे ही कुछ हम लॉजिक्स पे चेक करते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास है। क्वेश्चन है 200 माइनस 31। अगर यहाँ पे देखें कम हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो हम अगर डिफरेंस चेक करें तो यहाँ डिफरेंस आएगा 169। ठीक है, यहाँ डिफरेंस आएगा 144, यहाँ डिफरेंस आएगा कि 121, यहाँ आ रहा है 100, और अगर यहाँ आप चेक करें तो यहाँ आ रहा है 81। ठीक है, ये दिख नहीं रहा एक्चुअल में कितना लिखा हुआ है। अगर यहाँ तक सारा सही है तो हम मान सकते हैं कि अच्छा ये 137 है। ठीक है, वैसे भी देखिए अगर यहाँ डिफरेंस लास्ट डिजिट का 2 यूनिट है और 2 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 169, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो लास्ट डिजिट चूंकि यहाँ पे 2 है तो ये कभी भी स्क्वायर बन ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब 137 इज अ रॉन्ग नंबर, हमें रॉन्ग नंबर निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए ये बढ़ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मल्टीपल दिख रहा है इसको, 23 इंटू 46 के आसपास। अगर इसका मल्टीपल देखें तो 47 के भी लगभग 2 गुना के आसपास है, ये भी 2 गुना के आसपास लग रहा है। अगर यहाँ देखें तो हमें दिख रहा है इंटू 2 है प्लस 1 है, यहाँ भी इंटू 2 है प्लस 1 है, यहाँ भी इंटू 2 प्लस 1 नजर आ रहा है।
अगर हम यूनिट डिजिट ही ऐसे चेक करते चले तो इंटू टू प्लस वन, क्योंकि 19 टू 30 के आसपास आएगा प्लस वन। यहाँ पर अगर इंटू टू प्लस वन करते हैं तो ये लास्ट डिजिट को 2 टू 4 है तो एक 5 आना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब है 767 इज द रॉन्ग। अच्छा नहीं नहीं, यहाँ गलत है हमारे पास, ये इंटू टू प्लस वन करते हैं अगर, तो यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए ना। इंटू टू प्लस वन 383 होना चाहिए था, इट शुड बी 383। तो हमारे पास एरर क्या है 382, ठीक है। ये 383 होता, फिर इसका डबल करते हैं हम तो ये 776 आता, फिर इसको डबल करके हम प्लस वन ऐड करेंगे तो 1535 आएगा, ठीक है। यही पैटर्न। अगले क्वेश्चन पे देखें तो बड़ा बड़ा डिजिट्स है, फिर छोटा छोटा होता जा रहा है, या तो डिफरेंस होगा या कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा कुछ। अगर हम रिवर्स देखें तो ये 6 3 18 मल्टीपल है, फिर 18 2 जा, फिर 4 टाइम्स है इसका, फिर 14 5 जा 70 होता है, तो करीब करीब 5 टाइम्स होगा, ये 6 टाइम्स पे जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। अगर देखें तो ये इंटू 3 है, ये इंटू 2 है, फिर ये इंटू 4 है, ये इंटू 5 है, ठीक है। 7 6 और 20 इंटू 6, हाँ ये इंटू 6 है। और इसको अगर देखें तो ये, अच्छा यहाँ देखो ये इंटू 3 2, फिर यहाँ से कंस्टेंट जा रहा है 4 5 6, तो यहीं पर ये एरर होगा। अगर यहाँ पे ये 2 होता, ये 3 होता तो सही होता। इसका मतलब है हमारा एरर यहाँ है। अगर यहाँ 6 की जगह 12 होता तो 6 इंटू 2 12, 12 3 36, ठीक है। हमारा एरर क्या होगा 18। हाँ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस मिनी मॉक का। आगे हम अर्थमेटिक की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक में आप देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और अर्थमेटिक में हर चैप्टर वाइज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे विद कॉन्सेप्ट, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।